नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जी हाँ। हमारे पास एक दस्तावेज है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसी के कुछ हिस्सों पर हम आज बात करेंगे और मकसद ये समझना है कि इतिहासकार आखिर पुराने वक्त की कहानी दोबारा कैसे लिखते हैं। सही कहा। मतलब ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना कि हजारों साल पहले क्या हुआ, कौन लोग थे, कैसे रहते थे, ये सब आज हमें कैसे पता चलता है। बिल्कुल, ये किसी जासूसी के काम से कम नहीं है। हाँ, और सुराग, जैसा कि हमारा दस्तावेज भी बताता है, वो जमीन के नीचे भी मिलते हैं और पुरानी किताबों में भी। बिल्कुल सही। और देखिए, इतिहास को समझने के लिए दोनों ही तरह के स्रोत जरूरी हैं। मोटे तौर पर जैसा दस्तावेज में भी है, दो कैटेगरीज हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक यानी वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं। हाँ, मतलब खुदाई से मिली चीजें, पुरानी इमारतें, सिक्के, पत्थर पर लिखी बातें, ये सब। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, मतलब जो लिखा हुआ मिलता है, वेद पुराण, ऐतिहासिक किताबें या फिर बाहर से जो लोग आए उन्होंने जो लिखा। तो चलिए पहले पुरातात्विक स्रोतों से शुरू करते हैं। दस्तावेज में सबसे पहले अभिलेखों का जिक्र है। ये क्या होते हैं? पत्थर वगैरह पर लिखी चीजें। हाँ, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस। ये पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों पर, तांबे की प्लेटों पर, मंदिरों की दीवारों पर या गुफाओं में खुदे हुए लेख होते हैं। अच्छा। ये एक तरह से उस जमाने के परमानेंट रिकॉर्ड है। सोचिए, कागज तो गल जाता है, कपड़ा सड़ जाता है, पर पत्थर पर लिखी बात सदियों तक रह सकती है। हाँ, ये तो है। दस्तावेज में अशोक के शिलालेखों का उदाहरण दिया है, वो तो बहुत मशहूर है। जी हाँ, अशोक के शिलालेख तो कमाल के हैं। उनसे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि राजा क्या आदेश दे रहा है। अच्छा, और क्या पता चलता है? उनसे अशोक की सोच, उसकी नीतियां, खासकर उसका धम्म, जो एक तरह की नैतिक आचार संहिता थी, उसके बारे में पता चलता है। पूरे साम्राज्य में उसने ये लगवाए थे। ये एक तरह से जनता से सीधा बात करने का तरीका था। वाह। इसी तरह इलाहाबाद में एक स्तंभ है, उस पर समुद्रगुप्त की तारीफ में बहुत कुछ लिखा है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो इन अभिलेखों से राजाओं के शासनकाल, उनकी लड़ाइयाँ, उनके साम्राज्य की सीमाएं, वो किस धर्म को मानते थे, मतलब काफी कुछ। हाँ, यहाँ तक कि कभी अकाल पड़ा तो उन्होंने क्या मदद की, ये सब सीधी जानकारी मिलती है। और ये उस समय की ऑफिशियल रिकॉर्ड जैसे हैं, तो इनमें मिलावट की गुंजाइश कम होती है। समझ गया। पत्थर की ये बातें तो वाकई इतिहास की सच्ची आवाज जैसी लगती हैं। अच्छा, अब आते हैं सिक्कों पर। दस्तावेज कहता है ये सिर्फ पैसे नहीं, इतिहास के छोटे छोटे कैप्सूल हैं। कैसे? एक सिक्के से क्या पता चल सकता है? अरे बहुत कुछ। सिक्कों की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। हाँ। और ये बहुत जरूरी है। पहली बात तो, जैसा दस्तावेज में भी लिखा है, सिक्के बताते हैं कि उस समय की आर्थिक हालत कैसी थी। वो कैसे? धातु से हाँ, बिल्कुल। सोना ज्यादा है, चांदी है, या सिर्फ तांबा या और सस्ती धातु इस्तेमाल हो रही है। इससे पता चलता है कि राज्य कितना अमीर था। जैसे दस्तावेज में बताया गया है कि गुप्त काल के बाद के कुछ राजाओं के सिक्कों में सोने की क्वालिटी गिरी है। ओह, तो शायद आर्थिक तंगी रही होगी। हाँ, हो सकता है, या शायद व्यापार कम हो गया हो। हाँ। तो ये आर्थिक स्थिति का अंदाजा देते हैं। हम्म। फिर जाहिर है, सिक्कों पर राजा का नाम, उसकी उपाधि लिखी होती है। हाँ, उससे तो राजाओं का पता चलता है, मौर्य, कुषाण, गुप्त। हाँ, उनका टाइम पीरियड पता करने में बहुत मदद मिलती है। हाँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सिक्कों पर जो निशान बने होते हैं, देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, हाँ। वो उस समय की कला, धर्म और कल्चर के बारे में बताते हैं। जैसे कुषाण राजाओं के सिक्कों पर आपको भारतीय देवी देवताओं के साथ साथ यूनानी और ईरानी देवता भी मिलेंगे। अच्छा, मतलब संस्कृतियों का मिलजोल दिखता है। बिल्कुल। और सिक्के कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, इससे ये अंदाजा लगता है कि उस राज्य का फैलाव कितना था या उसके व्यापारिक रिश्ते कहाँ तक थे। जैसे दक्षिण भारत में बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं। हाँ, दस्तावेज में इसका जिक्र है, यानी रोम से अच्छा खासा व्यापार था। जी हाँ, तो एक छोटा सा सिक्का कितनी कहानियां बता देता है। वाकई कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं बड़ी बड़ी इमारतों की। स्मारक, मंदिर, स्तूप, दस्तावेज में इनका भी जिक्र है। ये सिर्फ सुंदर हैं या इतिहास भी बताते हैं? ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये उस समय के लोगों की सोच, उनके विश्वास, उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स, इन सब का सबूत है। सांची का स्तूप ले लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर है। वो सिर्फ एक बौद्ध स्मारक नहीं है, वो दिखाता है कि उस समय लोगों में धर्म को लेकर कितनी आस्था थी, लोग दान देते थे और कारीगर कितने कुशल थे। या फिर अजंता एलोरा की गुफाएं। हाँ, उनकी पेंटिंग्स तो अद्भुत हैं। बिल्कुल। और वो पेंटिंग्स और मूर्तियां सिर्फ कला नहीं दिखाती, वो उस समय की जिंदगी दिखाती हैं। लोग कैसे कपड़े पहनते थे, क्या रीति रिवाज थे,
कौन सी कहानियां सुनते सुनाते थे। और इनकी बनावट, क्या उससे भी कुछ पता चलता है? जैसे कोणार्क मंदिर के बारे में लिखा है दस्तावेज में। हाँ बिल्कुल, कोणार्क मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। ये उनकी खगोलीय जानकारी और कल्पना शक्ति को दिखाता है। इन इमारतों को बनाने का तरीका, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, ये सब उस समय की टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की समझ बताते हैं। और दस्तावेज कहता है कि मंदिरों की दीवारों पर बनी तस्वीरें आम लोगों को धर्म और नैतिकता सिखाने का भी काम करती थी। हाँ, एक तरह से विजुअल स्टोरी टेलिंग थी वो। तो ये स्मारक बताते हैं कि समाज किन चीजों को महत्व देता था, वो क्या बनाना चाहते थे और क्या बनाने में सक्षम थे। समझ गया। तो अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए। अब आते हैं खुदाई पर। दस्तावेज में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी जगहों का जिक्र है। जब खुदाई होती है तो क्या मिलता है? खुदाई हमें सीधे आम आदमी की दुनिया में ले जाती है। देखिए, अभिलेख और सिक्के ज्यादातर राजाओं या अमीर लोगों से जुड़े होते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन खुदाई में क्या मिलता है? मिट्टी के बर्तन, रोज के इस्तेमाल के औजार, बच्चों के खिलौने, गहने, घरों के खंडर, नालियां, अनाज के जले हुए दाने। अच्छा, यानी रोजमर्रा की चीजें। बिल्कुल, ये हजारों साल पहले लोग कैसे जीते थे उसकी सीधी झलक दिखाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई ने तो एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता सामने ला दी। उनके शहर कितने प्लान्ड थे, साफ सफाई का कितना ध्यान रखते थे। हाँ, उनकी लिपि भी मिली है जो पढ़ी नहीं जा सकी अब तक। जी, तो खुदाई से जो सबूत मिलते हैं ना, वो अक्सर उन बातों को बताते हैं जो शायद लिखी हुई किताबों में नहीं मिलती, खासकर आम लोगों की जिंदगी के बारे में। सही बात है। पता चलता है लोग कैसे घरों में रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनके मरने के बाद के रीति रिवाज क्या थे। ये वो इतिहास है जो लिखा नहीं गया, लेकिन जमीन में दबा हुआ था। तो पुरातात्विक स्रोत तो बड़े मजेदार हैं। पत्थर, सिक्के, इमारतें और जमीन के राज। अब दस्तावेज के दूसरे भाग पर चलते हैं। साहित्यिक स्रोत, मतलब लिखी हुई चीजें। जी, इसमें सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों की बात है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये तो धर्म की किताबें हैं। इनसे इतिहास का क्या लेना देना? ये सवाल बहुत वाजिब है और दस्तावेज भी इस पर ध्यान देता है। देखिए, ये ग्रंथ बेशक धार्मिक हैं या पौराणिक कथाएं हैं इनमें, लेकिन ये लिखे तो किसी समाज में ही गए थे ना। हाँ, ये तो है। तो ये जिस समय लिखे गए या संकलित हुए, उस समय के समाज की झलक इनमें मिल जाती है। हाँ। समाज कैसा था, क्या रीति रिवाज थे, लोग क्या मानते थे, परिवार कैसे होते थे, राजा के क्या कर्तव्य माने जाते थे, ये सब पता चलता है। जैसे वेदों से ऋग्वेद सबसे पुराना है शायद। हाँ, ऋग्वेद से हमें शुरुआती वैदिक काल के बारे में पता चलता है। उस समय के लोग कबीलों में रहते थे, पशु पालते थे, उनके देवता कौन थे, वो यज्ञ कैसे करते थे। अच्छा। फिर बाद के जो वेद हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनसे पता चलता है कि खेती बढ़ी, वर्ण व्यवस्था बननी शुरू हुई, छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े राज्य बनने लगे। तो इन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ने पर उस जमाने की जिंदगी का अंदाजा लगता है। और रामायण, महाभारत, दस्तावेजों ने क्या मानता है? क्या वो सच में हुआ था? दस्तावेज उन्हें इतिहास पुराण कहता है। मतलब ये पूरी तरह से इतिहास नहीं है, लेकिन इनमें ऐतिहासिक यादें हो सकती हैं। समय के साथ इनमें बहुत कुछ जुड़ता गया है। लेकिन फिर भी उपयोगी हैं। हाँ बिल्कुल, ये उस जमाने के आदर्श बताते हैं, जैसे राम राज्य का आदर्श या महाभारत में धर्म अधर्म की लड़ाई। समाज कैसा था, लड़ाइयाँ कैसे होती थीं, उस समय लोग भारत के भूगोल के बारे में कितना जानते थे, ये सब इन महाकाव्यों से पता चलता है। और पुराणों में राजाओं की लिस्ट दी हुई है। वंशावलियाँ। हाँ, वंशावलियाँ। वो हमेशा 100% सही नहीं होती, पर फिर भी इतिहासकारों को एक टाइमलाइन बनाने में मदद करती हैं। तो इन धार्मिक ग्रंथों में भी इतिहास छिपा है, बस उसे सावधानी से निकालना पड़ता है। समझ गया। मतलब धार्मिक ग्रंथ भी एक तरह के स्रोत हैं। लेकिन दस्तावेज कुछ ऐसी किताबों का भी जिक्र करता है जो शायद सीधे इतिहास या राजनीति पर ही लिखी गई। हाँ बिल्कुल, ऐसी किताबें भी हैं जिनका मकसद ही इतिहास बताना या शासन के बारे में बताना था। दस्तावेज में कल्हण की राज तरंगिणी का खास जिक्र है। हाँ, ये कश्मीर का इतिहास है, 12वीं सदी का। जी, और इसे अक्सर भारत का पहला ठीक ठाक सिस्टमैटिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कल्हण ने कोशिश की कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें न लिखें, बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स और सबूतों को देखकर लिखें। वाह, ये तो बढ़िया बात है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दस्तावेज उसे कैसे देखता है? वो तो राजनीति पर है शायद। अर्थशास्त्र तो एक अद्भुत ग्रंथ है।
दस्तावेज उसे बहुत महत्व देता है। ये असल में शासन कैसे चलाएं, डिप्लोमेसी कैसे करें, अर्थव्यवस्था कैसे संभालें, कानून क्या हों, इस सब पर एक डिटेल्ड मैनुअल जैसा है। अच्छा। किस समय का है ये? माना जाता है कि ये मौर्य काल की झलक देता है। इससे उस समय की सरकारी मशीनरी, जासूसी सिस्टम, टैक्स कैसे लगता था, समाज के नियम क्या थे, न्याय कैसे होता था, इतनी बारीक जानकारी मिलती है कि हैरानगी होती है। और बाणभट्ट का हर्षचरित, वो भी ऐतिहासिक है। हाँ, वो राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। हालांकि उसमें राजा की तारीफ ज्यादा है, जैसा कि दरबारी कवियों की लिखाइयों में होता है। हाँ, प्रशस्ति जैसा। हाँ, प्रशस्ति शैली में है, लेकिन फिर भी उससे राजा हर्ष के समय की घटनाओं, दरबार कैसा था, उस समय का कल्चर कैसा था, ये सब पता चलता है। तो ये किताबें हमें खास राजाओं, उनकी नीतियों और उस समय के सिस्टम को समझने में मदद करती हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और दिलचस्प स्रोत पर जिसका जिक्र दस्तावेज में है, विदेशी यात्री। जो लोग बाहर से भारत आए और उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा, इनका क्या महत्व है? ये बहुत ही कीमती स्रोत है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं, आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। मतलब जो चीजें यहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा की सामान्य बातें थी, वो इन बाहर से आने वालों को अक्सर अजीब या खास लगती थीं। तो वो उन चीजों को नोटिस करते थे और लिखते थे जिन्हें शायद यहाँ का कोई लेखक लिखना जरूरी न समझता। हाँ, ये बात तो है। दस्तावेज में मेगास्थनीज का नाम है। हाँ, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने पाटलिपुत्र शहर और मौर्य शासन का बड़ा अच्छा वर्णन किया है अपनी किताब इंडिका में। अफसोस की बात है कि ओरिजिनल किताब तो खो गई है। ओह, तो फिर कैसे पता चला? बाद के यूनानी लेखकों ने उसकी किताब से कोट करके लिखा। उन्हीं टुकड़ों से हमें पता चलता है। अच्छा, और चीनी यात्रियों का भी जिक्र है दस्तावेज में, फाहियान, हुएनसांग। हाँ, ये दोनों बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने भारत आए थे। फाहियान गुप्त काल में आया और हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में। इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। क्या लिखा इन्होंने? इन्होंने उस समय के मठों, विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा का हुएनसांग ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। समाज कैसा था, लोग कैसे रहते थे, क्या रीति रिवाज थे, राजा का शासन कैसा था, धर्मों के बीच रिश्ते कैसे थे, इस सब पर लिखा। और अलबरूनी वो भी था। हाँ, 11वीं सदी में अलबरूनी आया। वो तो एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने भारतीय साइंस, फिलॉसफी, धर्म, समाज, भूगोल सब पर एक जबरदस्त किताब लिखी, किताबुल हिंद। तो दस्तावेज कहता है कि इन विदेशी लेखों को भारतीय स्रोतों के साथ मिलाकर देखना चाहिए। बिल्कुल, तभी पूरी तस्वीर बनती है। कभी ये विदेशी यात्री उन बातों की पुष्टि करते हैं जो भारतीय ग्रंथों में लिखी हैं, और कभी-कभी ये कुछ अलग या विरोधाभासी बातें भी बताते हैं, जो इतिहासकारों के लिए और भी रोचक हो जाता होगा। हाँ, उससे सवाल उठते हैं और गहराई से जांच करने की जरूरत पड़ती है। तो हमने देखा कि कितने अलग अलग तरह के धागे हैं जिनसे इतिहास बुना जाता है। पत्थर की बातें, सिक्के, इमारतें, जमीन के नीचे का सामान, धार्मिक ग्रंथ, राजाओं की कहानियां और बाहर वालों की नजर। जी हाँ, और इतिहासकार का काम इन सबको एक साथ लाना है। दस्तावेज के आखिर में